नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार आप सब साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोश हब पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है जो अनुसूची है भारतीय संविधान की, उनके बारे में। आपको पता है कि जैसे हमारे से जो इस समय जो हमारा संविधान है उसके अंदर इस समय जो अनुसूचियाँ उनकी संख्या 12 है, 12 सूचियाँ दोस्तों। लेकिन जो हमारा मूल संविधान था उसके अंदर हमारे 8 यानी 8 ही अनुसूचियाँ थी। 9th 10th 11th 12th 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं 4 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में बाद में आई है दोस्तों। मूल संविधान में हमारे 8 ही अनुसूचियाँ थी। जो हमारे संविधान निर्माता थे उनका सूचियों को शामिल करने का एक ही मोटिव था, क्योंकि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑलरेडी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है। अगर उनमें कुछ ऐसे मैटर थे जिन्हें हम सीधा संविधान में नहीं डिस्क्राइब कर सकते थे, उनके लिए एक अलग से प्रोविज़न किया गया। क्या अगर आपको ये काफ़ी बड़े मैटर है, अगर इनको हम संविधान के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है वो जाहिर सी बात है कि काफ़ी बड़ा और हो जाएगा। इसके कारण संविधान सभा उन्होंने ये आइडिया लगाया कि अगर इस मैटर पर बात है तो इसके नाम से एक अलग से शेड्यूल बना देते हैं, और उनका जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उनके बारे में जो आर्टिकल है उसमें लिख देते हैं कि अगर ये मैटर है तो आप इस अनुसूची में जाकर देख लो। तो उससे 2 लाइन में काम चल जाता है दोस्तों। कि जैसे हमारा भाग फर्स्ट है जो कि इंडियन जो भारत और उसके राज्यों के बारे में बताता है, तो जाहिर सी बात है अगर जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बंगाल, बिहार, अरुणाचल, जितने भी इंडिया में स्टेट है, अगर उनके बारे में अगर संविधान में बताते तो आप गैस कर सकते हो कि वो कितना बड़ा हो जाता अगर एक एक बात डीप में संविधान में दी गई होती। तो इसी के कारण दोस्तों संविधान में थोड़ा और कम रखने के लिए इन शेड्यूल को बनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। तो आज की जो वीडियो है वो इन शेड्यूल के बारे में होने वाली है। अगर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि किसी अपने दोस्त की ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है तो उनको आप शेयर भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। शुरुआत करते हैं पहली अनुसूची से। शेड्यूल फर्स्ट, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज नेम एंड देयर बाउंड्री डिटेल। फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरी, उनके नाम और उनकी बाउंड्री क्या क्या होगी, ये फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। हमने आर्टिकल फर्स्ट में पढ़ा हुआ था कि जिसमें दे रखा था कि भारत के स्टेट यानी कि उसके जो क्षेत्र है वो क्या क्या हो गए, उसको देखने के लिए आप देखिए अनुसूची फर्स्ट। तो ये अनुसूची फर्स्ट वहीं से निकल कर आ रही है दोस्तों। तो इसमें दे रखा है कि स्टेट उनके नाम और उनकी बाउंड्री अनुसूची फर्स्ट में दिए हुए हैं। उम्मीद है दोस्तों अनुसूची फर्स्ट आपको समझ में आई होगी क्या क्या दिया हुआ है। जितने भी स्टेट है और यूनियन टेरिटरी, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, उनके नाम और उनके क्षेत्र, उनका एरिया क्या क्या होगा, ये हमें अनुसूची 1 में दिया हुआ है। अगर उनके क्षेत्र में कोई बदलाव आता है तो जाहिर सी बात है अनुसूची फर्स्ट में भी बदलाव आएगा ही। अनुसूची पहले इतना ही बोलती है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरी अनुसूची की। स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट, स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज। इसमें अनुसूची जो सेकंड है वो दे रखी है कि स्पेशल पावर, विशेष शक्तियाँ, उनकी सैलरी यानी भत्ते और जो तनख्वाह होती है किन किन की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति, गवर्नर ऑफ स्टेट, जितने भी स्टेट है उनके जितने भी गवर्नर है, उन जो राज्यपाल हैं उनके विशेषाधिकार और सैलरी, स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर्स, जो हमारे
लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, उनके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं CJI, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उनके अलावा जितने भी जजेस होते हैं, यानी कि 30 जज प्लस 1 जो CJI को मिला दे तो 31 जज हो जाते हैं। और हाई कोर्ट जजेज, इनकी संख्या दोस्तों अलग अलग स्टेट में अलग अलग होती है हाई कोर्ट के जजेज की। तो उनकी जो स्पेशल पावर है, जो सैलरी है, उनके बारे में हमें डिस्क्राइब करता है शेड्यूल सेकंड शेड्यूल आ गया दोस्तों। स्पेशल पावर और सैलरी सुप्रीम कोर्ट और जो CJI होते हैं जजेस, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, और राज्यसभा और लोकसभा के जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है, इन सब के बारे में उनकी दे रखी है। एक एक शेड्यूल के ऊपर दोस्तों डिटेल में वीडियो हमारे चैनल पर आगे अवेलेबल आपके लिए हो जाएगी। जैसे शेड्यूल फर्स्ट है तो उसकी पूरी डिटेल वीडियो की, शेड्यूल फर्स्ट में क्या क्या दिया हुआ है उसकी एक वीडियो, फिर सेकंड के ऊपर पूरी की पूरी एक वीडियो, जो अनुसूची बड़ी है उसके ऊपर हम थोड़ी थोड़ी कर कर अलग से एक पार्ट या 2 पार्ट में उसको निकाल लेंगे धीरे धीरे कर कर। तो 12 अनुसूची है तो 12 के ऊपर 12 के 12 के ऊपर वीडियो आएगी दोस्तों अलग अलग से। ये तो उनके बारे में एक ओवरव्यू है, ये जो फर्स्ट वीडियो है ये। आगे देखते हैं दोस्तों शेड्यूल थर्ड, तीसरी अनुसूची, ओथ एंड प्रोमिस ऑफ ऑल अथॉरिटी एक्सपेक्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ओथ एंड प्रोमिस, ओथ यानी कि शपथ, प्रोमिस यानी कि वो जो भी अपना प्रोमिस के साथ जो वायदे होते हैं वो। एल अथॉरिटी एक्सपेक्टेड, अथॉरिटी दे रखा है दोस्तों इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताती है, जो भी शपथ होती है उनके बारे में। अथॉरिटी एक्सपेक्ट से मतलब है इसमें दे रखा है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, लेकिन इसके अलावा इसमें जो गवर्नर होंगे स्टेट के, हाई कोर्ट के जजेस होंगे, स्पीकर्स की ओथ होगी, MP की भी ओथ हो सकती है इसमें। जितने भी जो भी पद लगा लो आप, प्रेसिडेंट, CJI, कैबिनेट के जितने भी मंत्री हो गए, उन सब की जो ओथ और प्रोमिस होते हैं वो आर्टिकल 3 के सॉरी दोस्तों शेड्यूल 3 के अंदर डिस्क्राइब किए हुए हैं। आगे आते हैं दोस्तों शेड्यूल 4, राज्यसभा MP काउंट राज्यसभा MP काउंट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ये दोस्तों शेड्यूल जो फर्स्ट है वो बात करता है राज्यसभा के MP के बारे में। आप दोस्तों को पता है कि दोस्तों आपको पता होगा कि राज्यसभा में जो MP है वो अलग अलग स्टेट से काउंट कर राज्यसभा के अंदर जाते हैं। जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से ये संख्या 5 होती है, अलग अलग स्टेट में ये डिफरेंस हो सकती है। तो उनके बारे में जो बात करता है वो शेड्यूल 4 है कि किस स्टेट से कितने राज्यसभा MP होंगे। ये दोस्तों बात करता है शेड्यूल 4। और राज्यसभा के अंदर सिर्फ स्टेट नहीं, UT भी, जो MP है वो UT से भी तो हो सकते हैं ना राज्यसभा के अंदर। तो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा है उनकी काउंट के बारे में जो बताता है हमें शेड्यूल फर्स्ट है। आगे देख लेते हैं दोस्तों शेड्यूल 5। अब शेड्यूल 8 तक दोस्तों हमारे जो संविधान बना था वहीं तक चलेगी, क्योंकि आपको पता है कि संविधान बनने के बाद 9th शेड्यूल आई थी, तो 8 तक तो संविधान सभा ने कर दिया था। तो इसके लिए बताना नहीं पड़ेगा कि कितना संशोधन करके या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इनसे अलग ही लाई गई थी वो जो अनुसूची है 4। 8 तक तो संविधान सभा ने कर दिया था, तो 8 तक तो संविधान से ही पढ़ेंगे हम। तो अगली अनुसूची है दोस्तों 5वीं अनुसूची, शेड्यूल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल। शेड्यूल ट्राइब है दोस्तों और शेड्यूल एरिया यानी कि जो एसटी है, जनजातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ जो होती है जो कि शेड्यूल ट्राइब के अंदर आती है, उनके बारे में शेड्यूल 5 दोस्तों हमें बताता है। जैसे इसके अंदर बात करें तो दोस्तों भारत के 10 राज्य आते हैं, जैसे कि उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ऐसे करके दोस्तों 10 राज्य इसके अंदर आते हैं, जिसके अंदर एसटी जो हमारी जनजातियाँ है उनके बारे में दोस्तों ये बात करता है। क्योंकि आपको पता है कि जो जनजातियाँ है वो जो हमारा आधुनिक समाज है उनसे थोड़ा पिछड़ा हुआ, उनका अपना कल्चर होता है, तो वो उनके अपने हिसाब से चलते हैं। वो जैसे हम चलते हैं वैसे नहीं चल सकते, वो अपने पुराने हिसाब से चलते हैं। तो उनको जो हमारे साथ मिलाने में राज्य की क्या भूमिका रहेगी, राज्य को उनके बारे में क्या क्या शक्तियाँ दी गई है, राज्य उनको जो हमारा जो समाज है, जो आधुनिक समाज है वो चल रहा है, उनके साथ लाकर खड़ा करने में राज्य की क्या भूमिका है, उनको राज्य को क्या क्या शक्तियाँ दी गई है कि वो जो जनजातियाँ है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनको आधुनिक समाज के साथ लाकर खड़ा कर सके। उसके बारे में दोस्तों शेड्यूल 5 हमें बताता है। इनके दोस्तों अपने कल्चर होता है, इनका अपना जो मान्यताएं भी अपनी होती है दोस्तों। तो उनके बारे में शेड्यूल 5 हमें बताता है। शेड्यूल ट्राइब जो उनका एरिया है, उनकी जो जनजातियाँ है, जो जनजाति जहाँ रहती है उसका एरिया और उसके बारे में, उसके जो कस्टम है, उनके जो रीति रिवाज है, उनके जो कानून है, रीति, उन सब के बारे में दोस्तों शेड्यूल 5 हमें बताएगा। ये बताता है दोस्तों हमें शेड्यूल 5। आगे देख लेते हैं शेड्यूल 6। स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम ट्राइबल एरिया एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल लॉ डिटेल्स। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 दोनों दोस्तों मिली जुली हुई है। दोनों बात करती है शेड्यूल ट्राइब के बारे में, जो हमारे देश के अंदर जनजातियाँ उनके बारे में। लेकिन जो शेड्यूल 5 है वो थोड़ा सा कम पावर के साथ आती है, लेकिन जो शेड्यूल 5 है जो वो थोड़ा कम पावर के साथ आती है। शेड्यूल 6 है जो थोड़ा उनमें थोड़ी ज़्यादा शक्तियाँ दी गई है। क्योंकि जो शेड्यूल 5 है वो 10 राज्यों के अंदर है, और जो शेड्यूल 6 है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट है, जो जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और एक असम के अंदर ही एक ट्राइबल की और बात कर ले, गोरखालैंड जो ट्राइबल है उसको अगर मिला ले तो ये 5 हो जाती है। उनके बारे में जो नॉर्थ ईस्ट में जो जनजातियाँ हैं उनके कस्टम क्या है, उनकी मान्यताएं क्या हैं, उनके अपने कानून रीति रिवाज के हिसाब से जो चलते हैं, उनके अंदर वहाँ की गवर्नमेंट जो संविधान को लेकर नहीं घुस सकती है कि ऐसा बोल दे कि संविधान में तो ऐसा लिखा हुआ है। तो उनकी अपनी मान्यताओं के हिसाब से उनको संविधान से थोड़ी छूट दी हुई है कि वो अपना कस्टम सही से चला सके। हाँ, जो स्टेट है वो प्रयास करेगा कि उनको जो संविधान के अंदर जो मूल भावनाएं हैं उनके अनुसार ढाल सके, और जो आधुनिक समाज है उनके हिसाब से लाया जा सके। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बिना आधुनिकता के अगर समय के साथ हम नहीं चलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो वही बात है दोस्तों, इनमें बदलाव लाना भी ज़रूरी है। अगर एक समाज समय के साथ नहीं चलता है तो वो पिछड़ा हो जाता है, जो कि एक सभ्य समाज के लिए आधुनिकता की ओर जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए समाज को समय के साथ बदलाव लाना अति आवश्यक माना जाएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और बता दूं शेड्यूल 6 के बारे में। जो शेड्यूल 6 है वो
सबसे जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो काउंसिल होती है ना, जिसके अंदर 30 सदस्य होते हैं। वो जो 30 सदस्य जनता द्वारा वहाँ की जो जनता है उसके द्वारा चुने जाते हैं, वो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर जो फैक्ट माना जाता है। क्योंकि एडीसी जो ऐसा एरिया है, क्योंकि अगर आप वहाँ जाते भी हो ना, जो शेड्यूल 6 है, तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया है दोस्तों। आप वहाँ ज़्यादा दिनों तक रह तो सकते हो, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट के लिए उनसे परमिशन चाहिए। वो आपकी पूरी डिटेल रखते हैं कि आप कहाँ से आए हो, किस पर्पज़ के लिए आए हो, क्यों आए हो, कब तक रहोगे, इनके बारे में। तो इनके जो शेड्यूल 6 के अंदर जो भी जितने भी एरिया आते हैं, वहाँ पर जाने के लिए आपको एक इनर लाइन परमिट IPL ILP इनर लाइन परमिट चाहिएगी कि आप वहाँ पर जाना चाहते हो, घूमना चाहते हो या कोई अलग पर्पज़ से, तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको अलो करेगी, तभी आप वहाँ जा सकते हो दोस्तों। बिना परमिशन या वहाँ ऐसे जा नहीं सकते, वहाँ ज़मीन नहीं ले सकते, बहुत कुछ है। वहाँ ज़्यादा दिनों तक रह नहीं सकते, क्योंकि वो जो 6 शेड्यूल में है, वो बहुत ही जो जनजातियाँ है अपने कल्चर को लेकर बहुत ही अग्रेसिव रहती है। वो नहीं चाहती कि कोई बाहरी आदमी आकर उनका जो कल्चर है उनको डिस्ट्रॉय करें। इसी कारण दोस्तों आगे जो शेड्यूल 7 है दोस्तों, ये हमें बताती है डिटेल्ड लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर एंड कॉन्करेंट लिस्ट। वही बात है दोस्तों, शेड्यूल 7 बात करती है 3 अनुसूचियों के अंदर स्टेट को क्या पावर है, सेंटर को क्या पावर है, और कॉन्करेंट लिस्ट राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, इनके बारे में दोस्तों बात करती है शेड्यूल 7 कि राज्य गवर्नमेंट को किन किन पावर पर कानून बनाने की शक्तियाँ है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको किन किन मैटर पर कानून बनाने की शक्ति है। कॉन्करेंट लिस्ट में जो जो मैटर दिए हुए हैं उनके उनके ऊपर कौन सा कानून बनाएगा, कौन कौन कानून बनाएंगे। इसीलिए आगे दोस्तों बात करते हैं 8 शेड्यूल 8वीं अनुसूची के बारे में। ऑफिशियल लैंग्वेज दे रखी है दोस्तों बाय ऑफिशियल। ये दोस्तों संविधान सभा जो हमारे संविधान में जो मूल थी वो 8 ही थी दोस्तों, यहीं तक थी ऑफिशियल लैंग्वेज। जो करंट की बात करें दोस्तों, जो 8वीं अनुसूची है उसके अंदर 22 भाषाएं हैं जो कि मान्यता प्राप्त है। तो 8वीं जो अनुसूची है वो 22 भाषाओं के बारे में हमें बताती है। एक चीज़ दोस्तों मैंने इसमें देखी थी, जो इंग्लिश होती है, इंग्लिश आपको पता है कि इंडिया के अंदर इंग्लिश कितनी इम्पोर्टेंट मानी जाती है, लेकिन जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो आप उठाकर कहीं से भी देख लेना, मैंने खुद देखी थी। इंग्लिश इतनी इम्पोर्टेंट होने के बाद, इंग्लिश आपको बता दूं कि सिक्किम और नागालैंड की स्टेट लैंग्वेज है, वो भी स्टेट लैंग्वेज होने के बाद भी 8 शेड्यूल के अंदर शामिल नहीं है। क्या रीज़न हो सकता है, कमेंट में आप ज़रूर बताना दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया की जो 22 भाषाएं हैं उनमें शामिल नहीं है, जबकि हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, बंगाली है, ये सब है, लेकिन इंग्लिश नहीं है। अगली शेड्यूल की बात करें दोस्तों, शेड्यूल 9, ये हमारे जो संविधान का संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के अंदर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसके द्वारा दोस्तों ये अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई थी। वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। 9वीं अनुसूची दोस्तों एक टाइम पर सबसे विवाद से भरी हुई अनुसूची रही है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा किया गया था, अगर एक हिसाब से मैं कहूँ तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी उनको कम करने का काम अनुसूची 9 ने किया था। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि इसके अंदर एक प्रावधान था कि अगर
सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मैटर उठाकर अगर कोई भी एक्ट कोई भी कानून 9th शेड्यूल में अगर जोड़ देती है, अगर ला देती है, उसके अंदर ऐड करती है 9th शेड्यूल में, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ये पावर नहीं थी कि वो अगर 9th शेड्यूल में है तो उनको उनका रिव्यू कर सके, जुडिशियल रिव्यू कर सके। आपको पता है कि दोस्तों जुडिशियल रिव्यू है वो एक स्पेशल पावर हमारी सुप्रीम कोर्ट की मानी जाती है, जिससे सुप्रीम कोर्ट इंडिया के अंदर जितने भी एक्ट चल रहे हैं उसका जो जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू से मतलब होता है दोस्तों कि ये जो भी एक्ट है ये हमारे संविधान से सुसंगत है या नहीं है, या फिर फंडामेंटल राइट का कोई वायलेशन तो नहीं है। अगर वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उसे खारिज कर सकती है, जिस मात्रा में वो फंडामेंटल राइट को उल्लंघन करता है। तो ये है दोस्तों 9th शेड्यूल। इसका लाने का एक उद्देश्य और भी था। जैसा कि आपको पता है कि ये जो सन 1991 में लाई गई थी, तो जो 1951 में संविधान में जो दिया गया था, जो डीपीएसपी में दिया हुआ था, उनको लागू करने में जो कि संविधान का वोलेंस वो फंडामेंटल राइट का जो उल्लंघन के नाम पर लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस जाते थे उनको कम करने के लिए दोस्तों ये किया गया था। इसका एक एम ये भी था। तो नेहरू जी ने बोला था कि अगर कोई भी एक्ट शेड्यूल 9th में डाल दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकती है। लोक हित के लिए दोस्तों, अगर सीधी सी बात कहूँ तो लोक हित के लिए ये किया गया था। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो दोस्तों 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल दोस्तों लाई गई थी 1985 ड्यूरिंग द पीएम राजीव गांधी, क्योंकि इसके अंदर दोस्तों दे रखा है डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंज एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए। 1985 के अंदर दोस्तों आप पता है कि दल बदल किस स्तर पर था। जितने भी एमपी एमएलए थे इंडिया के अंदर, उनको सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए इतनी खरीद फरोख्त होती थी कि सरकार को चलाना बहुत काफ़ी कठिन होता जा रहा था। पैसों के दम पर सरकार को गिराई जाती थी। एमएलए जो एमपी थे उनको कितने पैसे दिए जाते थे कि आप हमारी पार्टी के अंदर आ जाइए, आप उस पार्टी को छोड़ दीजिए। तो जिसके कारण जो पार्टियां थी, जिनकी सरकार थी, वो अल्पमत में आ जाती थी। उनसे जो सरकार चलाने के लिए जो समर्थन एमपी एमएलए का होता था वो चला जाता था, जिसके कारण सरकार गिर जाती थी। तो इस एक्शन को रोकने के लिए जो राजीव गांधी जी की सरकार थी 1985 के अंदर, उन्होंने ये नई शेड्यूल जोड़ी थी डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंज एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए एमपी, यानी कि वो पार्टी चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएंगी, उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो अपने पद पर नहीं रह सकते अगर वो पार्टी चेंज करते हैं। तो ये दोस्तों बताया गया शेड्यूल 10 में। शेड्यूल 11 बताती है दोस्तों 11 और 12 दोस्तों हमारी जो पंचायत है उनके बारे में बात करती है। 11 गाँव में और जो 12 है वो शहर के अंदर जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है उनके बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनकी पावर के बारे में। इनमें थोड़ा ही डिफरेंस है दोस्तों। जो 11 शेड्यूल है वो हमारे 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 और जो 12th है वो 74 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1992, दोनों 1992 में हुआ था। 11वां है जो वो 73वां संवैधानिक संशोधन, और जो 12वां है वो 74वां संवैधानिक संशोधन, दोनों सेम ही है दोस्तों। बस इनमें मैटर की पावर
इनमें जो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर ये कानून बना सकते हैं, जो इनको दिए हुए मैटर है, बस उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है दोस्तों। जैसे कि 73वें संविधानिक संशोधन से जो गांव में पंचायत होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर ऑफ पंचायत, आपको पता है कि दोस्तों गांव के अंदर एक पंचायत होती है जिसका एक मुखिया होता है जो कि सरपंच होता है। इसके बारे में एक डिटेल से वीडियो आ जाएगी, सरपंच की पावर वो कैसे चुना जाता है, इसके बारे में दोस्तों अच्छे से आपको एक वीडियो के अंदर समझा दूंगा मैं। जो पंचायत है उसके पास जो मैटर होते हैं जिनके ऊपर वो काम कर सकती है, उसके अंदर है दोस्तों 29 मैटर दिए हुए हैं उनको, ठीक है। 29 मैटर के ऊपर ग्राम पंचायत काम करती है। जो 12वीं अनुसूची है वो है दोस्तों रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर ऑफ म्युनिसिपलिटीज, जो शहर के अंदर होती है, जो नगर पालिका लगा लो, उनके बारे में बात करती है दोस्तों 12वीं अनुसूची 74वां संवैधानिक संशोधन। इसके अंदर दोस्तों 18 सब्जेक्ट दिए हुए हैं जिनके ऊपर जो शहर की पंचायत है वो काम करती है, म्युनिसिपलिटीज। इतना ही है दोस्तों। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। फॉर एनी इम्प्रूवमेंट यू कैन सजेस्ट योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स। तो लाइक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।